Assalamu alaikum. Welcome to the lab course of Human Computer Interaction. This course is offered by Comsat University Islamabad Lahore campus. मेरा नाम सारा मुनीब है. मेरे अलावा सर अबू बकर अशरफ और सर मुदस्सिर भी इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं. अगर हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की बात करें तो व्हाट इज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन? Apparently it has three components. First human, second computer and third interaction. अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरह से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की फील्ड जो है वो कंपोज होती है इन तीनों कंपोनेंट्स की बेस पे. सो फर्स्ट ह्यूमन. एज अ ह्यूमन वी हैव मैनी कैपेबिलिटीज़ दैट इंक्लूड्स आवर 5 सेंसेस. इसके अलावा हम सोच सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं. वी हैव सम अचीवमेंट्स, सम गोल्स इन आवर लाइफ. कंप्यूटर क्या होता है? वो तमाम डिवाइसेस जो कि हमारे लिए कोई कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस कर सकें, कोई प्रोसीजर्स फॉलो कर सकें, कोई सीरीज़ ऑफ स्टेप फॉलो कर सकें, दोज आर कंप्यूटर्स. जिसमें आपके स्मार्टफोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके गैजेट्स और ये तमाम चीज़ें शामिल हैं. अब इंटरेक्शन क्या होता है? एक इंसान का एक कंप्यूटर के साथ, दैट इज़ कि वी एज ए ह्यूमन गिव सम इनपुट टू कंप्यूटर. कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है, रिजल्ट्स जनरेट करता है और हमें फीडबैक या आउटपुट रिटर्न करता है. तो दिस इज़ इंटरेक्शन. जिस तरह हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से बात करते हैं, पर्सन ए कोई बात करता है, पर्सन बी उसको सुनता है, उसकी बात को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है पर्सन ए के लिए. तो दिस इज़ नॉर्मल इंटरेक्शन जो कि हम यूजुअली एक दूसरे के साथ करते हैं. तो कंप्यूटर के साथ भी इंटरेक्शन ऐसे ही होता है. हम एक इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, उसके अगेंस्ट एक फीडबैक जनरेट करता है. तो दिस इज़ इंटरेक्शन. तो ओवरऑल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ के एक इंसान किसी सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा. जब हम बात करते हैं सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की, तो हम बेसिकली किसी कंप्यूटर या इटसेल्फ एक फ़िज़िकल मशीनरी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते. हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक टास्क के साथ. हम किसी भी कंपोनेंट को कोई फीडबैक देते हैं तो हमारा बेसिक पर्पस होता है किसी टास्क को अचीव करना. विद दैट इंटरेक्शन जो कि हम कंप्यूटर के साथ करते हैं, अल्टीमेटली हम कोई ना कोई सीरीज़ ऑफ टास्क करते हुए एक गोल अचीव करना चाहते हैं. तो बेसिकली हम कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके अगेंस्ट हमें एक सिस्टमैटिक आउटपुट प्रोवाइड करता है. जब हम बात करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की, तो हम इस तरह से कंप्यूटर इंटरफेसेस को डिज़ाइन करते हैं कि यूज़र के लिए जो सिस्टम यूनिट है या जो कंप्यूटर इंटरफेस है वो इनविजिबल हो जाए. उसको ऐसे लगे कि डायरेक्टली वो अपने टास्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और टास्क ही उसके लिए वो सारा जो काम है वो करके दे रहा है. लाइकवाइज अगर अभी हम कोई भी टूल यूज़ करते हैं, अगर हम सिंपल पावर पॉइंट की या स्लाइड्स की ही एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर हमने स्लाइड्स बनानी है और एक स्लाइड शो प्रेजेंट करना है, हमारा टास्क सिर्फ ये है कि स्लाइड शो प्रेजेंट करते हुए स्लाइड्स को आगे पीछे करें सिस्टम यूनिट के ऊपर. स्लाइड को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं. अब वो स्लाइड्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड सिंपल 2 कीज़ से होती हैं. जब हम स्लाइड्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर रहे होते हैं, हमारा सारा फोकस जो होता है वो उस कंटेंट के ऊपर होता है जो कि हमने प्रेजेंट करना होता है, ना कि सिस्टम के ऊपर कि हम स्लाइड्स को फॉरवर्ड कैसे करेंगे, बैकवर्ड कैसे करेंगे. अगर स्लाइड के ऊपर हमने थ्रू पेन कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी है या रन टाइम पर कुछ लिखना है, वो हम कैसे करेंगे. हमारा सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं होता या सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर या सिस्टम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेगा, इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता. हमारा फोकस हम अपने टास्क के ऊपर होता है डायरेक्टली, कि हम स्लाइड्स को फॉरवर्ड कैसे करेंगे, बैकवर्ड कैसे करेंगे.
तो दिस इज़ के स्लाइड्स का इंटरफेस इतना सिंपल बना हुआ है, इतना इजी टू यूज़ है कि हम अपने टास्क के ऊपर फोकस कर सकते हैं और सिस्टम जो है, जो इंटरफेस है, वो दरमियान में से इनविजिबल हो गया। लेकिन देयर आर सम लिमिटेशंस, हम सिस्टम को कम्प्लीटली इनविजिबल नहीं कर सकते, विच इज़ कि हम कम्प्लीटली इस तरह की इंटरफेसेस नहीं बना सकते कि यूज़र उनको जब यूज़ करे तो उसका सारा का सारा फोकस अपने टास्क के ऊपर ही हो और इंटरफेस पर ना हो। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग टू लर्न। जब भी हम कोई न्यू इंटरफेस यूज़ करेंगे, हमें कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा। अगर हम लर्न नहीं कर पाए या लर्न नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरफेस ही इतना इजी या यूज़र फ्रेंडली नहीं बना हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करें या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करें, अगर इनमें से हमने एक भी कंपोनेंट लर्न कर लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हमारा एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया है। अब हम उस एक्सपीरियंस की बेस पर बाकी टूल्स जो हैं वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो थिंग इज़ कि जब हम इंटरफेस को पहली दफ़ा यूज़ करते हैं, फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन करते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न। जब हम आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर लेते हैं और हमारा लर्निंग डेटाबेस बिल्ड हो जाता है, तो चीज़ें हमारे लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपने मोबाइल में कोई एक टेक्स्ट मैसेंजर यूज़ करते हैं, तो उस टेक्स्ट मैसेंजर के एक्सपीरियंस की बेस पर जो हमारा डेटाबेस बिल्ड हुआ हुआ एक्सपीरियंस का, हम बाकी टेक्स्ट मैसेंजर्स जो हैं वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम व्हाट्सएप यूज़ कर चुके हैं, तो हम इजीली जो है वो फेसबुक का मैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न अबाउट न्यू इंटरफेसेस। जब हम वो चीज़ें लर्न कर लेते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें इतनी यूज़र फ्रेंडली या ईज़ी टू यूज़ हो जाती हैं कि हम न्यू इंटरफेसेस को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं या ईज़िली लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज़ इंटरेक्शन। और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का बेसिक मकसद ऐसी इंटरफेसेस डिज़ाइन करना है कि यूज़र का सारा फोकस जो है वो अपने टास्क के ऊपर हो, ना कि इंटरफेस के ऊपर। अगर इंटरफेस उसने लर्न कर लिया है थ्रू सम बेसिक टिप्स और रिकग्निशंस या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर, तो अब वो इजीली अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके थ्रू दैट इंटरफेस जो कि हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसी इंटरफेसेस डिज़ाइन करना कि यूज़र उन इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए अपना टास्क इजीली परफॉर्म कर ले और उसका सारा फोकस अपने टास्क के ऊपर ही हो, ना कि इंटरफेसेस को लर्न करने के ऊपर। अगर हम HCI की स्पेस के या स्कोप की बात करें और हम कहें कि हम एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर डिज़ाइनर, हमें पता है कि किस तरह से जो है वो इंटरफेसेस डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा इंटरफेसेस के साथ इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। हमारा इंटरफेसेस के साथ इंटरेक्शन ये डिफ़ाइन नहीं करता है कि किसी भी किस्म का यूज़र एक पर्टिकुलर इंटरफेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ करते रहे हैं, OLX, Daraz.pk, Alibaba, ये डिफ़ाइन नहीं करेगा कि हमारा इंटरेक्शन उन इंटरफेसेस के साथ जितना स्मूथ है, तमाम यूज़र्स का इंटरेक्शन उतना ही स्मूथ होगा। अगर हम एक न्यू ई-कॉमर्स वेबसाइट या एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए या उसकी फंक्शनैलिटी के लिए हम अपने एक्सपीरियंसेस को बेस नहीं बनाएंगे। तो दिस इज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कि हम जिन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, इट डजंट मेक us experts at designing interactions between other humans and computers। लाइक कि जो नॉर्मल नो वॉइस यूज़र्स हैं या जो नॉर्मल नॉन IT लोग हैं, वो किस तरह से उन इंटरफेसेस को यूज़ करेंगे, ये हमें देखना पड़ता है। और वो सब लोग जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, या वो इन इंटरफेसेस को कैसे यूज़ करेंगे कि उनका सारा का सारा फोकस अपने टास्क के ऊपर हो, वो इजीली लर्न कर सकें, उनका एक्सपीरियंस इजीली बिल्ड हो सके। इतना आसान इंटरफेसेस बनाना
एज अ डिज़ाइनर हमारा काम होता है। एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि आप कोई भी ऐसा कंप्यूटर, चाहे वो आपकी वेबसाइट ऑपरेट कर रही है, चाहे वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो आपका रोबोटिक्स है जिसमें आपका ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन आ जाता है, ये सब चीज़ें कितनी इजी टू यूज़ होंगी फॉर अ यूज़र कि वो विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी कॉग्निटिव प्रेशर आपका इंटरफेस जो है वो इजीली यूज़ कर सके और उस इंटरफेस के थ्रू जो वो काम करना चाह रहा है, जो वो गोल अचीव करना चाह रहा है, वो गोल वो अचीव कर सके। अगर हम HCI को इन बिगर पिक्चर देखें तो HCI की जो ब्रांच है वो इनहेरिट हुई है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग से। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग की ब्रांच या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट डील करता है हर उस चीज़ को जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो। ह्यूमन किसी भी प्रोडक्ट के साथ किस तरह से डील करेगा, इसको ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो है वो कवर करता है। अब वो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल भी हो सकती हैं, अब वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंप्यूटर मशीनरीज भी हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट कोई सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है जिसको आपने यूज़ करना है। अगर हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज आ जाती हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है। लाइक जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारा कोक का प्लांट है या हमारा किसी भी प्रोडक्ट का प्लांट है, कोई बॉटल्स बनाने का प्लांट है, उसमें जो ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल मशीनरीज होती हैं उन मशीनरीज को हम कैसे डील करेंगे एज ए ह्यूमन, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। लाइकवाइज अगर कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपकी सिंपल बॉल पेन भी आ सकती है, आपकी सिंपल वाटर बॉटल भी आ सकती है। आप किस तरह से वाटर बॉटल को पकड़ेंगे, किस तरह से उसकी कैप जो है वो खोलेंगे, किस तरह से आप उसको इजीली कैरी कर सकेंगे, किस तरह से बाकी सामान के साथ वाटर बॉटल कैरी कर सकेंगे, किस तरह से वैसे कैरी कर सकेंगे, किस तरह से बैग में रख सकेंगे, उसकी साइज़, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, ये सब प्रोडक्ट डिज़ाइन में आ जाते हैं। HCI में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिनमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा। जब हम ह्यूमन किसी इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कंप्यूटर इंटरफेस के साथ, तो उन तमाम चीज़ों को HCI की कैटेगरी जो है वो कैटर करेगी। HCI की कैटेगरी को अगर हम मज़ीद एक्सप्लोर करें तो इसमें यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन और इंटरेक्शन डिज़ाइन शामिल हैं। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कि आप किस तरह से किसी भी इंटरफेस के ऊपर कंपोनेंट्स को लेआउट करेंगे, आपका हेडर कहाँ पर होगा, फूटर कहाँ पर होगा, आप मेन्यू बार कैसे बनाएंगे, सब ब्रांचेस कैसे लेआउट करेंगे, आप फॉर्म्स के लिए इनपुट फील्ड्स कैसे देंगे, ये तमाम चीज़ें आपके इंटरेक्शन डिज़ाइन में आ जाती, इंटरफेस डिज़ाइन में आ जाती हैं। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन इज़ कि आपका यूज़र उन चीज़ों के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी से उसका डाटा लेना है, एजुकेशनल डाटा लेना है, तो जब मैं फॉर्म बना रही हूँ वो फॉर्म किस तरह से डाटा ले रहा है, दैट इज़ एक्सपीरियंस डिज़ाइन। आइदर मैं उसको ऑप्शंस दे रही हूँ, आइदर मैं उसको खुद से कह रही हूँ कि आप खुद से ही अपने अंदाजे से ही फील्ड सिल करते जाएँ, दैट इज़ एक्सपीरियंस डिज़ाइन। कि यूज़र कितनी आसानी से समझकर उस इंटरफेस को यूज़ कर सकेगा कि वो खुशी खुशी उस इंटरफेस को यूज़ कर ले। एंड इंटरेक्शन डिज़ाइन इज़ कि आपका ओवरऑल इंटरेक्शन किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ई कॉमर्स साइट से कोई चीज़ बाय करनी है तो फर्स्ट स्टेप में किस तरह से अपनी चीज़ ढूंढूंगी, अमंग अदर्स कैसे सिलेक्शन करूँगी, कैसे कार्ट में ऐड करूँगी, कैसे चेकआउट का प्रोसेस होगा। ओवरऑल मेरा एक चीज़ बाय करने के लिए यहाँ से इंटरेक्शन आपके इंटरफेस के साथ कैसा रहेगा, दैट इज़ इंटरेक्शन डिज़ाइन। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। जब हम यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूज़र का कितना यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस है अपनी इंटरफेस के साथ। उसमें हम यूज़र को स्टडी करते हैं
कि यूज़र का स्कोप क्या है या यूज़र का बैकग्राउंड क्या है, यूज़र की टेक्निकल एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ क्या हैं, वो किस किस्म के सिनारियोज़ में काम करेगा, किस किस्म का इंटरफेस का डिज़ाइन उसको चाहिए होगा, किस किस्म की इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के साथ वो काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है फॉर एजुकेशन, तो वो ऑनलाइन पोर्टल जो है वो किस किस्म के लोग यूज़ करेंगे। अगर स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट किस कैटेगरी के यूज़ करेंगे। आइदर उन स्टूडेंट्स का बेसिक लेवल है, प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। बेस्ड अपॉन के स्टूडेंट्स कौन से हैं, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड मैटर करता है, वो डिफ़र करता है, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरफेसेस डिज़ाइन करते हैं। लाइकवाइज अगर हम टीचर्स को देखें तो टीचर्स किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरफेस यूज़ हो रहा होगा। यूज़र की इन डेप्थ स्टडी करने के बाद जब हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं कि यूज़र, टारगेटेड यूज़र उस इंटरफेस को अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, इजीली समझ सके, वो उसके लिए यूज़र फ्रेंडली हो, तो ये तमाम चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में आती हैं। अगर हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की बात करें तो उसमें उसके वो विजुअल कंपोनेंट्स, कलर्स आ जाते हैं, ग्राफिक्स आ जाते हैं, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होगा, छोटा होगा, लेआउट किस तरह से होगी, टाइल्स किस तरह से होंगी। अगर एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट है तो टाइल्स किस तरह से होंगी, अगर एक एडवेंचरस ब्लॉग है तो किस तरह से लेआउट होगा। ये तमाम चीज़ें आपकी इंटरफेस डिज़ाइन में आ जाती हैं। इंटरफेस डिज़ाइन बेस होता है, जितना अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन बना हुआ होगा एज़ पर द नीड्स ऑफ टारगेटेड स्टेक होल्डर्स, उतना अच्छा ही हमारे यूज़र्स का एक्सपीरियंस होगा। अगर हम मज़ीद जूम इन करें अपने ब्रांचेस को या अपनी ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को, तो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो है वो दो चीज़ों से ख़ुद को इनहेरिट करता है। फर्स्ट इज़ इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज़ साइकोलॉजी। इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट कि चीज़ें किस तरह से बिल्ट अप होंगी, जिसमें आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आ जाती है, आपके प्रोडक्ट्स का स्कोप भी आ जाता है। साइकोलॉजी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमन, कि हम इंसान की साइकोलॉजी को समझते हुए फिर चीज़ों को बनाएं, तो ही वो चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल होंगी, एफिशिएंट होंगी और किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कोई इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका स्कोप कुछ और होगा। अगर हम किसी स्पेशल स्टूडेंट के लिए, लाइक अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कोई इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका स्कोप कुछ और होगा। अगर हम एक नोविस यूज़र के लिए कोई इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका डिज़ाइन किसी और तरीके से होगा। अगर हम एक्सपर्ट यूज़र के लिए कोई इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका डिज़ाइन किसी और तरीके से होगा। जब हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके टारगेटेड स्टेक होल्डर्स की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं। तभी चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल होती हैं जब इंटरफेसेस एक्ट करें एज़ पर द नीड्स एज वेल एज साइकोलॉजी ऑफ टारगेटेड यूजर्स। सो ओवरऑल HCI क्या है? आप रिसर्च करें, रिसर्च थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स दैट इंक्लूड्स नीड फाइंडिंग, प्रोटोटाइपिंग, एवेल्यूएशंस। ये सब टेक्निक्स आप थ्योरेटिकल कोर्स में पढ़ेंगे और उस रिसर्च की बेस पे आप डिज़ाइन करें। आपके डिज़ाइन में आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन का मतलब ये है कि किस तरह से आपकी इंटरफेस यूज़र के ऊपर से कॉग्निटिव लोड हटाती है, किस तरह से आपके यूज़र को कम चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं या सोचनी पड़ती हैं या कम कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। मेंटल मॉडल्स इम्बेड हो, मेंटल मॉडल के यूज़र इंटरफेस को देखते ही समझ ले कि उसने किस तरह से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। एंड यूनिवर्सल डिज़ाइंस आपने अडॉप्ट किए हुए हों ताकि यूज़र के लिए एक इंटरफेस से दूसरी इंटरफेस पे स्विच करना या एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करना आसान हो।
सिंपल से एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे आपका हैमबर्गर मेन्यू है, आप जितनी भी एप्लीकेशन देखते हैं हैमबर्गर मेन्यू मोर और लेस सेम होता है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये 3 लाइनें जो हैं वो मज़ीद मेन्यू ऑप्शंस के लिए यूज़ होंगी। तो ओवरऑल HCI इज़ आइट्रेटिव मेथड ऑफ रिसर्च एंड डिज़ाइन। हम यूज़र रिसर्च करते हैं, उसके अगेंस्ट डिज़ाइन करते हैं कि हमारा यूज़र ये चाहता है, उसकी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये टेक्निकल बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इंटरफेस बनाना है। उन इंटरफेसेस को एवेलुएट करवाते हैं यूज़र से। अगर यूज़र ने कुछ मज़ीद उसमें आइट्रेशंस करवानी है या कुछ मज़ीद रिफाइनमेंट्स करवानी है तो हम उसके अकॉर्डिंग मज़ीद नीड फाइंडिंग करते हैं, दोबारा डिज़ाइंस बनाते हैं, दोबारा एवेलुएट करवाते हैं। तो दिस इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस जो कि चलता रहता है। इसी की बेस पे अपडेट्स आती हैं, इसी की बेस पर जो है हम अपने डिज़ाइन को मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं, मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। अगर हम बात करें कि रिसर्च एंड डिज़ाइन इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस जिसमें हम रिसर्च करते हैं यूज़र के ऊपर और उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उसकी नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिक्टेट करते हैं, एक इंटरफेस के ऊपर एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये हमारा साइकिल जो है वो सेम है हमारे इंटरेक्शन साइकिल के साथ, सिमिलर है उसके। यूज़र इनपुट देता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके अगेंस्ट फीडबैक जनरेट करते हैं। यूज़र ये देखता है कि वो फीडबैक उसकी रिक्वायर्ड टास्क या गोल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके अगेंस्ट फिर वो नई फीडबैक जनरेट करता है या इनपुट जनरेट करता है, सिस्टम उसको फिर प्रोसेस करता है और फिर फीडबैक जनरेट करता है। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस एज वेल एज ह्यूमन कंप्यूटर as well as your research and design process. ओवरऑल गोल्स क्या हैं HCI के? सेफ्टी, यूज़र जो भी काम करना चाह रहा है अगर उसमें उसकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, उसका डाटा इन्वॉल्व है, पर्सनल डाटा इन्वॉल्व है, आप इंश्योर करें कि वो डाटा जो है वो सेफ़ है या वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा। यूटिलिटी, क्या आप यूज़र को विद योर इंटरफेस कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ेक्टिवनेस, कि यूज़र उसको कितनी इजीली यूज़ कर सकता है। एफिशिएंसी, कितनी जल्दी यूज़ कर सकता है। यूज़ेबिलिटी, कि यूज़र के लिए चीज़ों का अंडरस्टैंड करना कितना आसान है। एंड एट द एंड अपील, कि उसके एस्थेटिक्स कितने अच्छे हैं। अगर हम वन बाय वन इन चीज़ों की बात करें तो सेफ्टी में हमारे पास 2 तरह की सेफ्टी आ जाती है। सेफ्टी ऑफ यूज़र, सेफ्टी ऑफ यूज़र में आपकी वो तमाम एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिसमें यूज़र इटसेल्फ इन्वॉल्व है, जिस तरह से आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, हॉस्पिटल्स की इंटेंसिव केयर एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई हेल्थ ऐप बनानी है, वो हेल्थ एप्लीकेशन जो है वो कितना अच्छा डाटा प्रिडिक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कैन्स हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं जो कि कंप्यूटेशनली बिल्ड होती हैं, वो कितनी एक्यूरेटली बिल्ड होती हैं, बिकॉज बेस्ड अपॉन रिपोर्ट किसी एक पेशेंट की आगे सारी मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट चलनी होती है। तो दिस इज़ कि आपकी जो चीज़ें हैं वो इंश्योर करनी चाहिए, वो यूज़र सेफ्टी को इंश्योर करनी चाहिए। सेकेंड इज़ सेफ्टी ऑफ डाटा, कि आपकी फ़ाइल्स कितनी प्रोटेक्टेड हैं। जैसे व्हाट्सएप है, उसकी चैट इनक्रिप्टेड है। इसी तरह से अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शंस कितनी सेफ़ हैं। अगर आप फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन कितनी सेफ़ है। आप अगर अपना डाटा किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हुए आप डिफरेंट गेम्स यूज़ करते हैं तो वो गेम आपका कौन कौन सा डाटा एक्सेस कर सकती है। लाइकवाइज अगर आप एक ऐप यूज़ करते हैं और ऐप आपसे पूछते हैं कि आप साइन इन करना चाहते हैं थ्रू गूगल, थ्रू फेसबुक, थ्रू योर लिंक्डइन अकाउंट, तो वो ऐप कौन कौन सा डाटा आपका एक्सेस कर सकती है। ऑल दैट थिंग्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यूज़र की सेफ्टी में आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू डाटा। उसके बाद यूटिलिटी है कि आपका सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप की एप्लीकेशन की, तो आपको
चैट करने देता है, फाइल्स एक जगह ट्रांसफ़र करने देता है, आपको वॉइस नोट्स भेजने देता है, वीडियो कॉल्स करने देता है। अगर हम किसी बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करें, वो आपको बिल्स पे करने देता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक बिल आ जाते हैं, आपके गैस बिल आ जाते हैं, आपके मोबाइल बिल्स आ जाते हैं। आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी ई स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, अपना ई बैलेंस चेक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस कि यूज़र की एबिलिटी क्या है उस गोल को अचीव करने की। अगर एक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी बैंक एप्लीकेशन हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करने देती है, मिनी स्टेटमेंट देखने देती है या बिल पेमेंट करने देती है, तो यूज़र इन तमाम चीज़ों को यूज़ भी कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद एफिशिएंसी है कि यूज़र कितनी जल्दी अपने काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं कि अगर हम एटीएम मशीन पर जाएं और वहाँ से जाकर फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें जितना टाइम लगता है, या हम अगर एक वेबसाइट यूज़ करते हुए किसी बैंक की ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना टाइम लगता है, या हम एक क्विक एप्लीकेशन यूज़ करते हुए फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना टाइम लगता है। अब फ़ंड ट्रांसफ़र करने में भी डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बेनिफिशरी ऐड करना, फिर अमाउंट सिलेक्ट करना, फिर अपना ट्रांजैक्शन कोड एंटर करना और फिर पेमेंट सेंड करना। फ़र्स्ट टाइम जब हम बेनिफिशरी ऐड करते हैं कोई न्यू, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सेकंड टाइम अगर हमने सेम बेनिफिशरी को अमाउंट ट्रांसफ़र करनी हो, बिकॉज दैट बेनिफिशरी इज़ ऑलरेडी एंटर्ड और सेव्ड इन आवर एप्लीकेशन, तो हमें कम टाइम लगता है। तो दिस इज़ एफिशिएंसी कि हम बाय द टाइम कितना एफिशिएंट बना रहे हैं अपने यूज़र के लिए किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस को। उसके बाद यूज़ेबिलिटी है। यूज़ेबिलिटी इसके सिस्टम को कोई यूज़र कितनी जल्दी लर्न कर सकता है और यूज़ कर सकता है। अब वो लर्निंग जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है, एक्सपीरियंसेस की बेस पे, कि अगर मैंने सिमिलर इंटरफेसेस यूज़ की हुई हैं यूज़र ने, तो वो उन सिमिलर इंटरफेसेस के एक्सपीरियंस की बेस पर आपके इंटरफेस को क्विकली लर्न कर ले, या फिर अगर वो इंटरफेस पहली दफ़ा यूज़ करने लगा है या उसने रिसेंटली इंस्टॉल की है, तो आप उसको थ्रू टिप्स किस तरह से वो इंटरफेस दिखा रहे हैं या सिखा रहे हैं। जिस तरह से अगर गूगल है या फेसबुक है, वो कोई भी अपडेट भेजते हैं, कोई न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो थ्रू टिप्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि ये न्यू फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस हुई है और ये इस तरह से काम करेगी और उसका ये फ़ायदा होगा यूज़र को। एंड अपील इज़ ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, कि आप कितना क्लियर, नीट एंड क्लीन कंपोनेंट्स को स्प्रेड करते हैं कि यूज़र के लिए चीज़ें ढूंढना, उनको इस्तेमाल करना, उनके रिलेशन आपस में बिल्ड करना जो है वो आसान हो जाए। उसके कलर्स, उसकी टाइपोग्राफी, ये तमाम जो है वो अपील में आ जाते हैं। तो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HCI, कि HCI क्या होता है, HCI में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, HCI की ब्रांच कहाँ से इनहेरिट हुई है, और मज़ीद क्या क्या चीज़ें HCI में शामिल हैं, और HCI के गोल्स क्या हैं। अगर हम अपने सेमेस्टर की कोर्स आउटलाइन को देखें, लैब की कोर्स आउटलाइन को, तो उसमें हम कुछ चीज़ें हैं जो कवर करेंगे, क्योंकि लैब है तो आप मोस्टली प्रैक्टिकल काम करेंगे, और प्रैक्टिकल काम करने के लिए आपने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ड्रॉ करनी है, उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम मेंटल मॉडल बिल्ड करेंगे, स्लिप्स एंड मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड करना है वो देखेंगे, एनालॉजीज किस तरह से यूज़ करनी है, कॉग्निटिव लोड किस तरह से रिड्यूस करना है, फीडबैक किस तरह से ऐड करनी है, फिर एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे कि ओवरऑल आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा। उस फ़्लो चार्ट के अगेंस्ट उसकी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप जनरेट करेंगे। ये तमाम चीज़ें पॉइंट 1 to 7 आपके S1 में इंक्लूड होगा। उसके बाद हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप वो आपके S2 में इंक्लूड होगा। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप इज़ वायर फ्रेमिंग एंड क्लोज टू एंड प्रोडक्ट प्रोटोटाइप। उसके लिए हम जस्ट इन माइंड का टूल यूज़ करेंगे। जस्ट इन माइंड का टूल जो है वो अभी आपने इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि उसकी 1 month फ्री एक्टिवेशन है। तो जब हम आप S1 के बाद यूज़ करना शुरू करेंगे तो काइंडली तभी आप इंस्टॉल कीजिएगा। और टर्मिनल में हम ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन एंड कॉग्निटिव वॉक थ्रू देखेंगे। दीज आर एवेल्यूएशन टेक्निक्स जिनके थ्रू हम अपनी प्रोटोटाइप्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं। आपकी पहली असाइनमेंट जो है
वो ये है कि आप लोगों ने मैक्सिमम 3 मेंबर्स का ग्रुप बनाना है अपनी क्लास में। जो 3 मेंबर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, आपने ध्यान रखना है कि वो तीनों मेंबर्स जो हैं वो उनके साथ आपका मेंटल लेवल जो है वो मिलता हो, बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो विद इन द ग्रुप। आपने एक आइडिया सिलेक्ट करना है, वो आइडिया आपका FYP भी हो सकता है और कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो हो सकता है विद टेंजिबल इंटरफेस, कि आप उसका इंटरफेस डिज़ाइन कर सकें। दैट मीन्स कि फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कोर्स एंड टू लर्न ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, आपने ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें हम डिज़ाइनिंग रूल्स अप्लाई कर सकें और इंटरफेस को डिज़ाइन कर सकें। सो काइंडली अवॉइड रिसर्च आइडियाज़ और रिसर्च प्रोडक्ट्स जो बैक एंड पे ज़्यादा काम करते हैं और वो इम्पैक्ट कर सकते हैं आप किसी एक बिगर प्रोजेक्ट के अंदर। आपने बिसाइड्स दैट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं जिसमें हम फ्रंट एंड को इन्वॉल्व कर सकें और HCI के कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकें। और तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपने ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनके नाम विद योर प्रोजेक्ट आइडिया अपने CR को भेज देने हैं, ताकि वो एक शीट कंपाइल कर सकें कि ये 3 लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। उससे एक आइडिया हो जाएगा कि क्लास में कौन कौन से बच्चे किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिजिबल हैं भी या नहीं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कोर्स। दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी सवाल हैं या कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो वो आप अपने रिस्पेक्टिव कोर्स इंस्ट्रक्टर के साथ अपनी QA सेशन में रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।